नमस्कार और स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करने वाले हैं, जो एक बेहद इंटेंस और स्पेक्युलेटिव मिलिट्री थ्रिलर है। ये एक ऐसी काल्पनिक कहानी है जहां कूटनीति, सैन्य रणनीति और हाईटेक युद्ध का गजब का ताना बाना बुना गया है। कोई घुमा फिरा कर बात नहीं करेंगे, सीधा इस कहानी के एक्शन और थ्रिल में गोता लगाते हैं। तैयार हैं? ठीक है, तो सीधे कहानी के सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर चलते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, आसमान में 114 से ज्यादा लड़ाकू विमान आमने सामने हैं। ये कोई छोटी मोटी बॉर्डर की झड़प नहीं है, पूरा का पूरा हवाई युद्ध है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बात यहां तक पहुंची कैसे? इस फिक्शनल स्टोरी में ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी जंग छिड़ गई? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा। कहानी में टेंशन रॉकेट की स्पीड से बढ़ती है। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो 22 अप्रैल को एक बहुत ही दर्दनाक घटना होती है और देखते ही देखते बस कुछ ही हफ्तों में यानी 7 और 8 मई तक ये एक फुल स्केल मिलिट्री एक्शन में बदल जाती है। और फिर 10 मई को सीज फायर होता है। मतलब कुछ ही दिनों के अंदर हालात पूरी तरह से पलट जाते हैं। भाग 1, पहलगाम का आतंकी हमला, यानी वो चिंगारी जिसने इस पूरी आग को भड़काया। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसन वैली में एक बहुत ही भयानक आतंकी हमला होता है। कहानी के मुताबिक 3 आतंकी पर्यटकों को निशाना बनाते हैं, जिसमें 26 मासूमों की जान चली जाती है, 25 टूरिस्ट और एक लोकल गाइड आदिल। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर की एक ब्रांच TRF लेती है, और जब इंटेलिजेंस एजेंसीज जांच करती हैं तो सारे तार सीधे मुजफ्फराबाद और बहावलपुर से जुड़े मिलते हैं। यही वो दर्दनाक ट्रिगर था जिसने भारत को एक बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सेना भेजने से पहले कहानी में भारत एक बहुत ही अग्रेसिव डिप्लोमैटिक दांव खेलता है। 1960 की सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये कोई छोटा फैसला नहीं था। इसका सीधा असर पाकिस्तान की कृषि और इकोनॉमी पर पड़ना था। इससे ये क्लियर हो जाता है कि जवाब सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि दुश्मन की आर्थिक कमर तोड़ने से भी दिया जा रहा था। भाग 2, रणनीतिक कूटनीतिक जवाबी कार्रवाई और ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत। अब मिलिट्री एक्शन का फेज शुरू होता है। इस जवाबी कार्रवाई का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। इस नाम के पीछे एक बहुत ही इमोशनल और गहरी वजह है। ये उन 26 पीड़ितों की विधवाओं के सिंदूर का प्रतीक है। कहानी में बताया गया है कि जब प्रधानमंत्री कच्छ गए थे तो महिलाओं ने उन्हें सिंदूर का पौधा दिया था, एक तरह से इंसाफ की मांग करते हुए। ये एक नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी जिसका इकलौता मकसद आतंक के अड्डों को जड़ से उखाड़ फेंकना था। अब जो चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो है इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी। दुश्मन के रडार से बचने के लिए ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आवाज़ की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा तेज चलती है। मतलब कोई भी नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक ही नहीं सकता। इस तकनीक ने भारत को एक ज़बरदस्त सामरिक बढ़त दी। आइए देखते हैं कि ये पूरा हमला कैसे प्लान किया गया। 7 मई की आधी रात दुश्मन नॉर्थ इंडिया के एयरबेस पर नजर गड़ाए बैठा था, लेकिन असली खेल हुआ साउथ में। तंजावुर एयरबेस से 222 स्क्वाड्रन टाइगर शार्क को एक्टिवेट किया गया। मॉडिफाइड सुखोई 30 जेट्स ने भारत की सीमा के अंदर से ही ब्रह्मोस मिसाइलें फायर कर दी, और साथ ही बॉर्डर पार आतंकी लॉन्च पैड्स पर पिनाका रॉकेट्स की बारिश कर दी गई। जैश का हेडक्वार्टर हो या लश्कर का मरकज, कुल 9 आतंकी कैंप्स को इस सटीक हमले में पूरी तरह से मटिया-मेट कर दिया गया। भाग 3, हवाई रक्षा और पाकिस्तान का ऑपरेशन बोनियन आर मरसूज। यहाँ कहानी में दोनों देशों के ऑपरेशंस के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था, जिसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ वो 9 आतंकी कैंप थे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो जवाबी हमला किया उसे नाम दिया ऑपरेशन बोनियन आर मरसूज। उनका टारगेट कोई आतंकी कैंप नहीं बल्कि सीधे भारत के मिलिट्री एयरबेस थे, जैसे कि पठानकोट और आदमपुर। इन दोनों के लक्ष्यों का ये बुनियादी फर्क इस नैरेटिव में बहुत ही साफ तौर पर रखा गया है। अब जब पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया तो कहानी में भारत का S-400 ट्रायम्फ सिस्टम एक्शन में आता है। ये सिस्टम किसी अभेद्य कवच से कम नहीं है। इसने सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही पाकिस्तानी मिसाइलों को डिटेक्ट किया और उन्हें हवा में ही राख कर दिया। जो छोटे ड्रोन बच निकले थे उन्हें इंटीग्रेटेड काउंटर ड्रोन ग्रिड और लेजर गन्स ने भस्म कर दिया। नतीजा, भारतीय जमीन पर एक खरोच तक नहीं आई। 114, याद है ना, हमने शुरुआत में इस नंबर की बात की थी। जब मिसाइलें फेल हो गईं तो फाइटर जेट्स को मैदान में उतारा गया, और 8 मई को आसमान में 114 से भी ज्यादा फाइटर जेट्स एक दूसरे से भिड़ गए।
ये इस फिक्शनल वॉर के स्केल को दिखाता है। ये डेटा 1971 के बाद के इस सबसे बड़े हवाई टकराव को बहुत ही क्लियरली समझाता है। ये नैरेटिव बड़ी ही निष्पक्षता से दोनों तरफ का हाल बताता है। एक तरफ भारत के मिराज, सुखोई और राफेल ने पाकिस्तान के F-16 और JF-17 जैसे 5 जेट्स मार गिराए, जिसमें उनका एक बहुत ही अहम अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी शामिल था। लेकिन कहानी इतनी रियलिस्टिक है कि ये भी मानती है कि शुरुआत में कुछ टैक्टिकल गलतियों की वजह से भारत को भी नुकसान उठाना पड़ा था। ये बात इस फिक्शनल स्टोरी को और भी ज़्यादा रियल बनाती है। इस टकराव के बाद भारत जो सैन्य रणनीति अपनाता है उसे नाम दिया गया इक्वल इंटेंसिटी इन द सेम डोमेन, यानी उसी क्षेत्र में समान तीव्रता। इसका सीधा सा मतलब था, अगर तुम हमारे मिलिट्री बेस पर हमला करोगे तो हम भी तुम्हारे मिलिट्री रडार उड़ा देंगे। और बिल्कुल यही हुआ। भारत ने आक्रामक रुख अपनाते हुए लाहौर के पास वाले रडार स्टेशन जैसे अहम पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। यह संयम और प्रचंड ताकत का एक परफेक्ट बैलेंस था। भाग 4, युद्ध विराम समाधान और इस पूरे टकराव के नतीजे। तो आखिर इस भयंकर युद्ध का अंजाम क्या होता है? 10 मई 2025 आते आते पाकिस्तान की इकॉनमी और उनके गोला बारूद लगभग खत्म होने की कगार पर आ जाते हैं। बुरी तरह से थक चुका पाकिस्तान खुद हॉटलाइन के जरिए भारत के DGMO से कांटेक्ट करता है और युद्ध विराम की मांग करता है। भारत का मकसद युद्ध थोपना नहीं बल्कि आतंकवाद को कुचलना था, इसलिए वो अपनी शर्तों पर इसे मान लेता है। और इस तरह ठीक शाम 5 बजे दोनों तरफ की बंदूकें खामोश हो जाती हैं। लेकिन रुके, पिक्चर अभी बाकी है। इस कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बवाल मच गया, मिसाइलें चल गईं, 114 जेट्स भिड़ गए, लेकिन वो 3 आतंकवादी सुलेमान शाह, हमजा अफगानी और जिब्रान, जिन्होंने बेसिन वैली में 26 लोगों का खून बहाकर ये पूरी जंग शुरू करवाई थी, वो अब भी कश्मीर के घने जंगलों में कहीं जिंदा छिपे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि वो बच निकले हैं। और यहीं पर आकर ये सोर्स मटेरियल हमें एक बहुत ही बड़े और रहस्यमयी सवाल के साथ छोड़ देता है। आखिर ऑपरेशन महादेव क्या है? साफ है कि उन 3 हमलावरों का काम अभी तमाम नहीं हुआ है, बल्कि उनका खात्मा करने के लिए एक नए और बेहद सीक्रेट मिशन की शुरुआत हो चुकी है। ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि आगे क्या होने वाला है। आज के इस रोमांचक विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा कुछ नया सीखते रहें